हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सब लोग अच्छे होंगे और हमारे जो ये लेक्चर्स हैं ये कंटिन्यू आप लोगों तक पहुंच रहे होंगे। तो आप लोगों को इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम क्लास 11th के लिए ये जो लेक्चर्स आपके लिए अपलोड कर रहे हैं ये बहुत ही डिटेल्ड में थ्योरेटिकल लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और जैसे हमें टाइम मिलेगा तो हम न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे और न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से न्यूमेरिकल्स की प्लेलिस्ट बनाएंगे टॉपिक वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है दैट इज लीनियर मोमेंटम। तो आज इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं लीनियर मोमेंटम के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कैसे फिजिकल क्वांटिटी है, कैसे किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को ये अफेक्ट करता है। तो लीनियर मोमेंटम के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लीनियर मोमेंटम दैट इज अवर टॉपिक। तो लीनियर मोमेंटम को समझने से पहले मैं आपको एक इल्यूस्ट्रेशन सिखाता हूं। चलिए इल्यूस्ट्रेशन ये है, आपके पास एक ग्लास स्लैब है दैट इज ग्लास स्लैब और सेम ग्लास स्लैब है ये भी क्या है दैट इज ग्लास स्लैब। आपके पास दो ग्लास स्लैब है। लीनियर मोमेंटम के एक्सप्लेनेशन में कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहां से आया, मतलब हमारे पास वेलोसिटी इंडिविजुअल था, मास भी इंडिविजुअल है, तो ये लीनियर मोमेंटम की नीड क्यों हो गई वो हम आज इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। तो चलिए आपके पास एक ग्लास स्लैब है, एक अनादर ग्लास स्लैब है। अब अनादर ग्लास स्लैब है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ग्लास स्लैब के ऊपर एक m1 मास का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं v वेलोसिटी से इस ग्लास स्लैब के ऊपर। ग्लास स्लैब फर्स्ट के ऊपर सेम ग्लास स्लैब है भाई, इक्वल ग्लास स्लैब है, इनमें कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम, इनका डेंसिटी, मटेरियल, शेप, साइज, एरिया सब सेम है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, दो ग्लास स्लैब लेंगे। अब एक ग्लास स्लैब के ऊपर m1 मास ड्रॉप करते हैं इस हाइट से और इस ग्लास स्लैब के ऊपर m2 मास ड्रॉप करते हैं विथ वेलोसिटी v। तो यहां पर आपको एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि m1 इज नॉट इक्वल टू m2। पहला कंडीशन तो ये ले लेते हैं। सेकंड ले लेते हैं m2 इज हैवियर देन m1। वेलोसिटी इज सेम, वेलोसिटी इज सेम एंड हाइट इज सेम। दो चीजें हैं हमारे पास, वेलोसिटी इज सेम एंड हाइट इज सेम। तो हम ये चार कंसीडरेशन लेकर चलते हैं। अब ये कंसीडरेशन कुछ इस तरीके से है, एक ग्लास स्लैब हमारे पास ये है, एक ग्लास स्लैब हमारे पास ये है। इस ग्लास स्लैब के ऊपर हम m मास का पार्टिकल ड्रॉप करते हैं, m मास का ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं सेम हाइट से v वेलोसिटी के साथ, और इस ग्लास स्लैब के ऊपर m2 मास का ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं v वेलोसिटी के साथ सेम हाइट से। तो यहां पर कंसीडरेशन ये लेते हैं कि पहले जो केस है इसमें तो होता है ग्लास स्लैब ब्रेक हो जाती है और इस केस में ग्लास स्लैब इसमें ब्रेक नहीं होती है, इस केस में ग्लास स्लैब ब्रेक हो जाती है। तो दो कंडीशन है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, ग्लास स्लैब के ऊपर m1 मास ड्रॉप किया, m1 m2 से बहुत कम है, दैट इज फर्स्ट कंडीशन। तो जब m1 मास को v वेलोसिटी से किसी हाइट से, सेम हाइट है दोनों में, सेम हाइट लेंगे, तो इसको ड्रॉप किया तो ग्लास स्लैब ब्रेक नहीं होती है। इट मींस अब इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। उसी ग्लास स्लैब के ऊपर या सेम ग्लास स्लैब के ऊपर m2 मास ड्रॉप करते हैं सेम वेलोसिटी के साथ और सेम हाइट से। अब ग्लास स्लैब ब्रेक हो जाती है। यहां पर कंसीडरेशन क्या आया, ग्लास स्लैब ब्रेक क्यों हुई,
the glass slab, the glass slab breaks, the glass slab breaks due to heavy, due to impact of, due to impact of heavy मास। ये याद रखना। एक बार मैं कैमरे का फोकस चेक कर लेता हूं कि हमें दिख रहा है या नहीं। बिल्कुल बच्चों एकदम परफेक्टली दिख रहा है आई थिंक। देखिए अब यहां पर कंसिडरेशन देखो बच्चों, मैं बड़े ही धीरे धीरे आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाने के लिए ट्राई कर रहा हूं। तो कंसेप्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम को ध्यान से समझिएगा। तो पहला केस हम लेते हैं यहां पे, दैट इज आवर फर्स्ट केस। ये हमारे पास दैट इज सेम हाइट h, हाइट सेम है दोनों के लिए। इस ग्लास स्लैब के ऊपर m1 मास ड्रॉप किया v वेलोसिटी के साथ, तो ग्लास स्लैब ब्रेक नहीं हुआ। अब इस ग्लास स्लैब के ऊपर m2 मास ड्रॉप किया v वेलोसिटी के साथ उसी हाइट से, तो ये ग्लास स्लैब ब्रेक हो गया। क्यों? ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ हैवी मास। मतलब पहले तो हमने सेम वेलोसिटी के साथ एक स्मॉल मास ड्रॉप किया, फिर हमने सेम वेलोसिटी के साथ एक हैवी स्टोन ले लिया, उसको ड्रॉप कर दिया, तो ग्लास ब्रेक हो गया। मतलब मीनिंग इज दैट मास जो होता है उसकी वजह से ग्लास स्लैब ब्रेक हुआ है, वेलोसिटी की वजह से नहीं। पहला कंक्लूजन ये था, द ग्लास स्लैब ब्रेक्स ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ हैवी मास। अब दूसरा कंक्लूजन निकालते हैं बच्चों। अब देखो दूसरा कंक्लूजन क्या है, इस बोर्ड के मैं दो पार्ट कर देता हूं, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। दूसरा कंक्लूजन ये है, अब हमारे पास ये जो ग्लास स्लैब है दैट इज ग्लास स्लैब, ये जो ग्लास स्लैब है सिमिलरली वही सेम ग्लास स्लैब, फिर ग्लास स्लैब, सेम ग्लास स्लैब है। अब इस ग्लास स्लैब के ऊपर हमने एक स्टोन ड्रॉप किया, स्टोन का मास है m, स्टोन का मास कितना है m, किस वेलोसिटी से? v1 वेलोसिटी से। और इसी ग्लास स्लैब के ऊपर उसी हाइट से सेम मास का एक बुलेट फायर किया, सेम मास का एक बुलेट फायर किया, तो क्या अब ग्लास टूटेगा? अब ग्लास स्लैब टूटेगी? भाई मीनिंग है इस केस में भी जो स्लैब है वो ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि यहां पर स्मॉल मतलब बुलेट का मास भी स्मॉल होता है। बुलेट को अगर ड्रॉप करेंगे तो सपोज कि ग्लास नहीं टूटा, लेकिन उसी बुलेट को ग्लास पे फायर कर दिया तो ग्लास ब्रेक हो गया। तो यहां पर स्मॉल मास, ये दोनों स्मॉल मास है। अब इसी ग्लास स्लैब के ऊपर और इस केस में जो ग्लास स्लैब है ये है जो ब्रेक हो जाएगी, इस केस में ब्रेक नहीं होगी। मतलब तो हम लिख सकते हैं द ग्लास स्लैब, द स्लैब ब्रेक्स, द स्लैब ब्रेक्स ड्यू टू impact of high speed, due to impact of हाई स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में तो ग्लास स्लैब ब्रेक हो रहा था हैवी मास की वजह से, और इस केस में ग्लास स्लैब ब्रेक हो रहा है हाई स्पीड की वजह से। तो मीनिंग इज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कॉलिजन करता है तो वो अपने मास और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन को ट्रांसफर करता है, दैट इज मोमेंटम।
मास और वेलोसिटी के मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी को उसके ऊपर थोप देता है, उसके ऊपर ट्रांसफर कर देता है, मतलब मोमेंटम ट्रांसफर करता है। दैट इज, अब देखिए, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम। तो यहां से आया कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम ये होता है कि कोई भी बॉडी, किसी भी बॉडी की मोशन को पॉज्ड करना। मोमेंटम कैन बी डिफाइंड बाय द पॉज्ड मोशन बाय द ऑब्जेक्ट। अब यहां से एक बार और मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, दोनों डायग्राम्स मेरे पीछे हैं, आप देखते रहिएगा। कंसेप्ट ऑफ मोमेंटम क्या है। एक ग्लास स्लैब लिया, उस ग्लास स्लैब के ऊपर हमने सबसे पहले एक एम मास के स्टोन को ड्रॉप किया। इट इज ए स्मॉल स्टोन, हैवी नहीं है, स्मॉल स्टोन। स्मॉल स्टोन को ड्रॉप किया तो ग्लास स्लैब ब्रेक नहीं हुआ। अब एक हैवी स्टोन लिया, सेम हाइट से सेम वेलोसिटी से उसको ड्रॉप किया, तो अब ग्लास स्लैब ब्रेक हो गया, मतलब ग्लास स्लैब ब्रेक हुआ ड्यू टू हैवी मास। अब हम क्या करते हैं, उसी ग्लास स्लैब के साथ एक m1 मास को ड्रॉप करते हैं, सॉरी एक बुलेट लेते हैं, बुलेट के सिमिलर कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई स्टोन ले लेते हैं। तो उस स्टोन को जब v1 वेलोसिटी से हमने ड्रॉप किया तो स्लैब ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन जब उसी मास के सेम मास की बुलेट को फायर किया तो ग्लास ब्रेक हो गया। तो इस केस में तो ग्लास ब्रेक हुआ है वेलोसिटी की वजह से, इस केस में ग्लास ब्रेक हुआ है मास की वजह से। मतलब मीनिंग इज दैट जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट के साथ कॉलिजन करता है तो वो इस केस में मास टाइम्स वेलोसिटी को ट्रांसफर करता है। कितने टाइम्स, मास टाइम्स वेलोसिटी को ट्रांसफर करता है, और यही जो ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। एक बार बोर्ड पर बने डायग्राम को देखिए, एक बार कंसेप्ट को समझिए जो बोर्ड पर बना हुआ है, और फिर से पूछने के लिए ट्राई कीजिए, बिल्कुल आप लोगों के बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए देखिए भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, अब आपके समझ में आ गया होगा कि इफेक्ट ऑन ए ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड बाय मास एंड वेलोसिटी आल्सो। अब मास और वेलोसिटी का जो इफेक्ट होता है किसी ऑब्जेक्ट पर दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास एक बस है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से आ रही है और किसी दूसरे बस से जाके इंपैक्ट करती है, तो हम कहेंगे कि इस केस में उसने मोमेंटम ट्रांसफर किया है। और मोमेंटम जब ट्रांसफर करेगी तो मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, इसी टॉपिक के नेक्स्ट पार्ट की ओर। कपड़े से ही करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखिए, अब हम पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है, द मोमेंटम कैन बी डिफाइन फॉर एन ऑब्जेक्ट, द मोमेंटम कैन बी डिफाइन फॉर एन ऑब्जेक्ट एज मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। देखिए, अब हम बात करते हैं मोमेंटम का, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम कैन बी रिप्रेजेंट बाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहां से दोनों एक्सपेरिमेंट से यह तो पता लग गया कि जब कॉलिजन होती है तो मास का भी इफेक्ट होता है और वेलोसिटी का भी इफेक्ट होता है। तो दोनों के जो कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम कैन रिप्रेजेंट एज मोशन पॉज्ड बाई ऑब्जेक्ट। मोशन पॉज्ड बाई ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट को कितनी मोशन देता है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, वो डिपेंड करता है किस पे, मोमेंटम पर डिपेंड करता है। एंड मोमेंटम रिप्रेजेंट बाई इट रिप्रेजेंट बाई p
it represent by p vector, it is vector physical quantity, it is vector physical क्वांटिटी। मोमेंटम कैसे फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों? मोमेंटम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अब मोमेंटम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो सो p वेक्टर इज इक्वल टू, वी कैन राइट m v वेक्टर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? p इज इक्वल टू mv। अब p इज इक्वल टू mv बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, मास इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, देन वी विल गेट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब इसका यूनिट डिफाइन करके बताओ। मास का यूनिट kg, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन राइट इट्स SI यूनिट इज, इट्स SI यूनिट जो होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसकी डायमेंशन निकाल लो। डायमेंशन वी कैन राइट डायमेंशन ऑफ मोमेंटम kg, मीनिंग इज दैट m l t माइनस 1। तो लेक्चर 1 जाके देख लेना अगर डायमेंशन निकालनी है। तो इसका CGS यूनिट की अगर हम बात करें, CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज द मोमेंटम। अभी हम फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम ग्राफ्स बनाएंगे मोमेंटम का। तो ये जो पूरा लेक्चर है मोमेंटम को डेडिकेटेड है। तो इस मोमेंटम को समझने के लिए आप पूरे लेक्चर को देखो, समझो, पूछो, समझिए। तो ये आपके सामने कुछ इस तरीके से चीजें निकलकर आती हैं। तो चलिए अब इसके केसेस की ओर बढ़ते हैं। केसेस की ओर बढ़ने से पहले आप एक बार इसको देख लो, जिससे आपको भी समझ में आ जाए कि क्या कहानी चल रही है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट के, दो ऑब्जेक्ट के मासेस को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो कैसे मोमेंटम पर इफेक्ट आता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो जब वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो मोमेंटम कैसे अफेक्ट होता है। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं एक केस। फर्स्ट मोमेंटम के केसेस को डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज two objects of mass m1 and m2 and velocity are v, velocity are same of both objects, velocity are same of both objects। तो देखिए एक बार हम इसको कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, इसका वेलोसिटी भी है v। एक ऑब्जेक्ट है इसका मास है m2, इसका वेलोसिटी भी है v। इसका अगर हम मोमेंटम फाइंड आउट करने बैठेंगे तो p1 मोमेंटम इसका निकल कर आता है और इसका मोमेंटम हमारे पास आता है, दैट इज p2। तो सो p1 एंड p2 इज इक्वल टू m1v एंड m2v, मोमेंटम ही आएगा। नाउ रेशो ले लेते हैं दोनों के मोमेंटम का। दोनों के मोमेंटम का अगर हम रेशो लेंगे तो p1 डिवाइड बाई p2 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाई m2 और v डिवाइड बाई v। तो v से v कैंसिल आउट, सो वी कैन राइट p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो यहां से
इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 m2 से बहुत ज्यादा बड़ा है, देन P1 ग्रेटर देन P2। यहां से पता लग रहा है, मीनिंग इज दैट दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक का मास दूसरे के मास से बहुत ज्यादा है, तो जिसका मास हैवी है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। दैट इज फाइनल, दैट इज क्लियर इन द लीनियर मोमेंटम। अब हम दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस देखिए क्या है, दूसरा केस देखते हैं एक बार, दूसरा केस देखते हैं, दैट इज केस सेकंड। अब जो केस सेकंड है हमारे पास ऐसा है, सपोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2। केस सेकंड हम कंसीडर करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास भी कितना है m। ये सिमिलरली कुछ उसी तरीके से है जैसा हमने ग्लास में एक बार स्टोन ड्रॉप किया, एक बार बुलेट फायर किया, तो इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2, तो इसका जो मोमेंटम होगा हमें मिलेगा दैट मोमेंटम इज p1, इसका जो मोमेंटम मिलेगा p2। तो m1 मल्टीप्लाई v1 m मल्टीप्लाई v1 m मल्टीप्लाई v2। अब इनका अगर हम रेशो ले लेते हैं तो mv1 and mv2, m2m cancel out, now momentum will be get p1 upon p2 is equal to v1 upon v2। क्लियर। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, इफ v1 ग्रेटर देन v2, इसका वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, देन P1 ग्रेटर देन P2। तो यही कंक्लूजन है भाई दोनों केसेस में। तो जब जब आप किसी ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज करोगे उसका मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। मतलब आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक हैवियर मास है, एक स्मॉल मास है, एक लाइटर मास है, तो लाइट मास का मोमेंटम कम होगा, हैवियर मास का मोमेंटम ज्यादा होगा। सिमिलरली दो ऑब्जेक्ट है सेम मास के, एक का वेलोसिटी एक से ज्यादा है, द वेलोसिटी ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा है उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो मोमेंटम डिपेंड्स ऑन बोथ थिंग्स, मास एज वेल एज वेलोसिटी। मास पर डिपेंड करता है और साथ में वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है। क्लियर क्लियर। अब हम बनाते हैं कुछ ग्राफ्स। अब देखो ग्राफ्स कैसे बनेंगे, अब हम बना लेते हैं कुछ ग्राफ्स, GRAPHS, ग्राफ्स फॉर मोमेंटम, ग्राफ्स फॉर मोमेंटम वेरिएशन, ग्राफ्स फॉर मोमेंटम वेरिएशन। अब मोमेंटम वेरिएशन के लिए ग्राफ्स, मोमेंटम तो वेरी तभी करेगा जब या तो मास वेरी करे या वेलोसिटी वेरी करे। तो सो फर्स्ट केस वी कैन राइट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। क्लियर। फोर m इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास कांस्टेंट है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास कांस्टेंट है तो उसकी वेलोसिटी में जब जब आप इंक्रीमेंट करोगे, जब जब उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करोगे तो उसका मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, दैट इज द ग्राफ वेरिएशन इन वेलोसिटी देन वेरिएशन इन मोमेंटम, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो देन m इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। क्लियर। इस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा। तो आई होप आपको ये ग्राफ समझ में
आया होगा। अब दूसरा केस ले लेता हूं मैं, लेकिन हमारे इस फर्स्ट केस को हटा देता हूं। तो फर्स्ट केस को जब हटाएंगे तभी तो दूसरा केस आएगा। एक बार लिख देता हूं मैं यहां पे। देखिए, नेक्स्ट दैट इज अवर फर्स्ट ग्राफ। सेकंड, चलिए बात करते हैं केस सेकंड के लिए। केस सेकंड, केस सेकंड लेते हैं। फर्स्ट हमने लिया द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब केस सेकंड लेंगे द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास फॉर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। द मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इस केस में जो वेलोसिटी होगा वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। कैसे ट्रीट किया जाएगा बच्चों? एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। अब अगर वेलोसिटी एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं तो मास के बीच में और मोमेंटम के बीच का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होगा। फॉर वेरिएशन इन मास एंड द मोमेंटम देन वी विल गेट दिस ग्राफ। इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, दैट इज द ग्राफ। क्लियर? अब इस केस में हमने देखो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, सॉरी मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट है। तो जब जब वेलोसिटी में वेरिएशन करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंटम भी इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएशन। इस केस में मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मतलब जैसे आप मोमेंटम में इंक्रीमेंट करोगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसी केस में मोमेंटम हो आपका मास भी इंक्रीज होगा। किसकी वजह से इंक्रीज होगा? मास मोमेंटम की वजह से। मतलब जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट के मास में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करोगे तो प्रोपोर्शनल रिलेशन होने की वजह से मोमेंटम भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा और ग्राफ ऐसा बनेगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए बात करता हूं केस थर्ड। केस थर्ड इज दैट हमें पता है P इज इक्वल टू होता है mv। क्लियरली पता है आप सबको, अगर इस लेक्चर को स्टार्टिंग से देखा होगा तो यहां से वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है मोमेंटम अपॉन मास। देयर द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम वेलोसिटी एंड मास इज दैट, सो वी कैन राइट, वी कैन ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन एज। वेलोसिटी में वेरिएशन करेंगे तो जब जब आप वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करोगे तो मास में डिक्रीमेंट होगा और इस केस में आपका मोमेंटम कांस्टेंट होगा। अब कैसे हुआ बच्चों ये चीज? वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मास, तो मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए, मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए मास को जितना डिक्रीज करोगे उतना ही वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। और इस केस में वेलोसिटी को जितना डिक्रीज करोगे मास को उतना ही इंक्रीज करना पड़ेगा, तो तभी तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज P इज इक्वल टू mv। अगर एक वेरिएबल ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, तभी तो इनका मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा, इस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा, इस केस में ग्राफ ऐसा बनेगा। दीज आर द वेरिएशन ग्राफ इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी एंड मास। एक बार जो बोर्ड पे लिखा गया है उसको ध्यान से समझिए, देखिए और फिर हमसे क्वेश्चन करिए। तो मैं आप लोगों को समय देता हूं, अब स्टार्ट हो जाइए। देखो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो समझिए, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है देखिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखो, मैंने आपको ये लास्ट ग्राफ करवाया है, इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेरे माइंड में आया है तो वो मैं आपको एक बार करवा देता हूं। देखो इसको इधर ही कर लेते हैं, फिर इधर हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखो इसको दे दें केस थर्ड।
केस थर्ड, कौन सा केस थर्ड? जो पहले किए थे ना वो वाली। केस थर्ड, इफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर सेम। तो एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसका मास है m1, इसका वेलोसिटी है v1। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m2, इसका वेलोसिटी है v2, लेकिन इसका मोमेंटम p है, इसका भी p है। तो p1 p2 कंसीडर कर लो, p1 इज इक्वल टू p2 है, तो आपके लिए m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 होगा। तो m1 अपॉन m2 का जो रेशो है वो v2 अपॉन v1 के इक्वल होगा। तो मीनिंग इज दैट m1 ग्रेटर देन m2 है, तो इस केस में v1 लेस देन v2 होगा। देखो कैसे, m1 m2 से जितना ज्यादा बड़ा होगा उसी केस में v1 v2 से उतना ही कम होगा, तभी तो ये इक्विवेलेंट बैलेंस कंडीशन आएगी, तभी तो ये रेशियो बैलेंस होगा। इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहां से भी स्टेबलाइज हम कर सकते हैं। तो ये इसको लिख सकते हैं v1 v2, इसको m1 m2, यहां से भी इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन डार्क से लिखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m1, इसका वेलोसिटी है v1। एक अनदर ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m2, इसका भी वेलोसिटी है v2। अब डेटा के अकॉर्डिंग m1 इज इक्वल टू है 2 kg एंड m2 इज इक्वल टू है 5 kg, m2 इज इक्वल टू है 5 kg, m2 इज इक्वल टू है 5 kg, v1 इज इक्वल टू गिवन है, v1 इज इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द v2 if momentum आर सेम। अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो फाइंड आउट करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इस केस में अगर हमें निकालना है v2, देन m1 अपॉन m2 मल्टीप्लाई v1। सो वी कैन राइट m1 is 2 kg, m2 is 5 kg मल्टीप्लाई 10। सो v2 is equal to that is 2 times 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मोमेंटम भी निकाल लो। चलो कितना आ रहा है, p1 अगर हम कैलकुलेट करेंगे m1 मल्टीप्लाई v1 दैट इज 20 kg मीटर पर सेकेंड। p2 अगर हम देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 4 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। p1 इज इक्वल टू p2 आ रहा है। तो ये एक नॉर्मल सा छोटा सा न्यूमेरिकल करवा दिया मैंने नॉर्मली आप लोगों के बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। तो इसी तरीके से बहुत ही कंसेप्शनल टॉपिक्स के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस लेक्चर को, इस सीरीज को, इस प्लेलिस्ट को बच्चों तक शेयर कीजिए जिससे वो पढ़ पाएं और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आप लोगों तक अच्छी चीजें पहुंचाने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। फिजिक्स एडवाइजर के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।